नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का जो माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट कमीशंस इन भारत। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपनी क्लास रहती है। और इसी का ही जो एक पेपर है, क्योंकि आपको पता है इस बार छठे सेमेस्टर में दो दो आपके माइनर है, तो सेल्फ गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन भारत, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखो दोस्तों, हमारा विचार तो ये था कि जो ये पेपर है आपका विशेष कमीशन जिसमें खूब सारे हैं, इसकी वन शॉट क्लास हम लेकर आए, और हमने इसको कई दिनों से सोच भी रहे थे और ऑलमोस्ट क्लास तैयार भी करने की कोशिश थी। बट टाइम शॉर्टेज के चक्कर में रह गया, क्योंकि इसमें जितने भी जो कमीशन है ये अपने आप में ज़्यादा भी नहीं तो 30-30 मिनट की क्लास तो डेफ़िनेटली बनाते थे। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, और जब तक हम इन एक-एक कमीशन को ढंग से नहीं पढ़े, मज़ा नहीं आता। पढ़ाने वाले को मज़ा नहीं आता जब तक चीज़ें पूरी क्लियर नहीं करें। तो आराम से इसकी क्लास 6 से 7 घंटे की रिकॉर्ड करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन टाइम शॉर्टेज के चलते आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैं नहीं ला पा रहा इसकी वन शॉट क्लास। लेकिन कोई बात नहीं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यूनिट फर्स्ट के साथ। हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी कौन है या कौन होते हैं? The Attorney General of India is the highest legal officer of the Union government who advises the government on legal and constitutional matters। यानी भारत के महान न्यायवादी संघ सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, जो सरकार को विधिक एवं संवैधानिक मामलों में सलाह देने का काम करते हैं। अभी वर्तमान में आर वेंकटरमनी इज द करंट एंड 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में आर वेंकटरमनी हमारे भारत के मुख्य या यहाँ के महान्यायवादी हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और भारत के पहले विधिक अधिकारी या यू के सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। एक तरीके से ये कहा जाए कि ये संघ सरकार के वकील होते हैं। अगला है मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी के कोई दो कार्य लिखो। द अटॉर्नी जनरल एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स एंड रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। महान्यायवादी सरकार को विधिक मामलों में सलाह देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने कहा ना कि संघ सरकार के वकील होते हैं, तो ये संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 76, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन कि अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके आप फटाफट बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, तब तक वो अपॉइंट्स दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे सीएजी या कैग जिसे कहा जाता है, कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी ये नियुक्तियां वगैरह होती है संघ सरकार में, जनरली विशेष तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये संजय मूर्ति इज द प्रेजेंट सीएजी ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में संजय मूर्ति साहब हमारे सीएजी है, जिन्होंने जो कार्यकाल शुरू हुआ था नवंबर 2024, यानी कि 21 नवंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। मेंशन दी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू दी सीएजी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल्स 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड आर रिलेटेड टू दी सीएजी। संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का जो संबंध है वो सीएजी से रिलेटेड है, जिनमें इनकी नियुक्ति, इनकी योग्यता, इनके कार्य वो सारे इसमें आते हैं। स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ दी सीएजी, यानी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कोई दो कार्य लिखिए। देखो मैं यहाँ पे सिंपली आपको छोटा सा समझा देता हूँ कि जैसे सपोज करो आपके पापा ने आपको कुछ पैसे दिए कि बेटा फला फला काम कर लेना, ये पैसे लेके चला जाओ। आप घर आए, वो काम करके आए, और फिर पापा आपसे हिसाब पूछ रहे हैं, बता कितना पैसा कहाँ खर्च किया। ये जो हिसाब पूछते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं। यानी कि आपका जो आपने पूरी साल भर जो काम किया उसकी जो आपने अकाउंटिंग मेंटेन की है, उस अकाउंटेंट की एक स्वतंत्र तौर पे क्या करना, जांच करना। ठीक इसी हिसाब से सरकार भाई पूरी साल भर काम करती है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। तो भाई
क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो स्वतंत्र तौर पे इस बात की जाँच करे कि सरकार ने जो गुल खिलाए हैं, जो पैसा उड़ाया है, वह सही जगह पे उड़ाया है, या यूँ कहें जो प्रावधान के अकॉर्डिंग ही सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सीएजी वो ऑडिटर है। सीएजी क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये काम क्या करते हैं? तो इनका काम क्या होता है? द सीएजी ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ सरकार साथ ही में राज्य सरकारों के खातों का क्या करता है? अंकेक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, यानी संघ सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति को, राज्यपाल की बात करें राज्य सरकारों की बात करें तो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट क्या करता है? प्रस्तुत करता है। राज्यपाल ये रिपोर्ट विधानसभा में रखवाते हैं और राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद में रखवाने का काम करते हैं। तो ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की तो अकाउंट्स नहीं करते, बट स्टेट गवर्नमेंट की तो अकाउंट का भी काम करते हैं और ऑडिट का भी काम करते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। हु इज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? राज्य के महाधिवक्ता कौन है? तो देखो जैसे महान्यायवादी कहाँ होते हैं? संघ सरकार में होते हैं। उसी हिसाब से राज्य सरकार में जो विधिक सलाहकार होते हैं राज्यपाल के, वो कौन होते हैं? वो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट हु एडवाइसेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार को विधिक मामलों में क्या देते हैं? सलाह देने का काम करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड? महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? द आर्टिकल 165 इज द रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल। संविधान का अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की जाती है और राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की जाती है। दोनों में अंतर यही है, महान्यायवादी से आर्टिकल रिलेटेड है 76, महाधिवक्ता से 165। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, महाधिवक्ता की करते हैं राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्य स्तर पे होते हैं, महान्यायवादी सेंट्रल स्टेट पे होते हैं। दोनों में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो आएगी ना क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता में अंतर बताइए। द अटॉर्नी जनरल इज चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वेयर एज द एडवोकेट जनरल इज द चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। महान्यायवादी संघ सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। वाई इज CAG कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक धन का संरक्षक क्यों कहा जाता है? मैंने अभी कहा ना, सरकार ने क्या गुल खिलाए हैं उसकी जांच कौन करता है? सीएजी करता है। तो सरकार का पैसा किसका है भाई? जनता का पैसा है, इसलिए इसे जनता के धन का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। द सीएजी इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड्स थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एंड प्रमोट्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक स्वतंत्र अंकेक्षण के माध्यम से लोक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है और शासन में वित्तीय उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार इन्हें लोक धन का संरक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? The Union Public Service Commission is a constitutional body responsible for conducting recruitment examinations and advising the government on civil service matters. संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है और सिविल सेवाओं से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह भी देता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूपीएससी स्टैब्लिश्ड? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो यूपीएससी से संबंधित है? द आर्टिकल 315 या 315 टू 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द यूपीएससी। अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है या अनुच्छेद है। व्हाट इज द फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग क्या है? देखो जैसे ही इकोनॉमिक्स की चीज़ें आती है मेरे अंदर एक इकोनॉमिक्स वाली वो बातें जाग जाती है कि मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन टाइम शॉर्टेज के चक्कर में नहीं कर पाते कई बार। देखो फाइनेंस कमीशन क्या है, एक व्यवस्था समझाता हूँ यहाँ पे, एग्जाम में आ जाए तो जरूर लिखिएगा। ये है हमारी यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ये है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। देखो सरकार जो भी है किस पे चलती है? पैसों पे चलती है। अब पैसा सरकार को कहाँ से मिलता है? टैक्सेशन से मिलता है, मोटा मोटा पैसा। अब जो टैक्सेशन है उसमें भी कौन से टैक्स? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम, ये मोटे मोटे टैक्स होते हैं।
ये सारे टैक्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा टैक्स कौन सा आता है? जीएसटी आता है, या इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोल देते हैं। अब क्योंकि इनकम के सोर्सेज ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम है, तो कल को इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ नहीं हो पैसों को लेकर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था की गई है जिसका नाम क्या है? फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है या नियुक्त करता है फॉर द 5 ईयर, 5 साल के लिए नियुक्त करता है। फाइनेंस कमीशन स्टेचुटरी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत बनाई जाती है। ये फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि आप इतना परसेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट में बांट दो, बस। वो है कौन? फाइनेंस कमीशन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे चीज़ों को। द फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट रिकमेंडेड या रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सिफारिश करता है। भाई देखो, सिफारिश करता है, ऑर्डर नहीं देता। और सरकार को कोई बाध्यता नहीं है कि वह फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन या सिफारिशों को माने ही, वह डिनाई भी कर सकता है, लेकिन एक हेल्दी ट्रेडिशन रहा है कि लगभग मान ही ली जाती है। मान लेना है तभी तो अपॉइंट किया, अगर नहीं मानना है तो फिर काहे को अपॉइंटमेंट किया। द चेयरमैन ऑफ द प्रेजेंट 16th, अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16वां। 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज द रिनोव्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। स्टार मार्क लगा लो, पनगड़िया जी बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में जब भी बात आती है। तो अभी वर्तमान में 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है इंडिया में, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी है। और अरविंद पनगड़िया जी वही है जो जब नीति कमीशन बना था 2015 में, तो उसके पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर पनगड़िया जी थे। और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर है। तो आप जब इनको पढ़ो तो जरूर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? वित्त आयोग का गठन संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत होता है? द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द इंटर स्टेट काउंसिल? अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? द इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य संघ एवं राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना होता है। अंडर विच आर्टिकल इज द इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड? अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इट इज established बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग को जरूर स्टार मार्क लगाना, पूछा जाएगा। नीति आयोग क्या था? देखो, हमारे अ, दुनिया में, सॉरी, हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान चलते थे। आपने खूब नाम सुना है पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय योजना के लिए एक प्लानिंग कमीशन बना था जिसका नाम योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। यह प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ये काम करता था पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना और बनाना, वो सारा काम ये करता था। 5 साल की प्लानिंग करता था। मोदी साहब आते हैं 2014 में। मोदी साहब आए तो क्योंकि प्लानिंग कमीशन का जो अप्रोच था वो टॉप टू बॉटम था, यानी सेंटर टू स्टेट था। जो कि एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये था कि भाई सेंटर वाले प्लान बना के स्टेट को दिया करते थे कि इसको लागू करो, जो कि हर स्टेट की कंडीशन अलग है। गुजरात जैसा एमपी नहीं है, एमपी जैसा राजस्थान नहीं है, राजस्थान जैसा झारखंड नहीं है, झारखंड जैसा छत्तीसगढ़ नहीं है। तो हर एक स्टेट पे प्लानिंग बननी चाहिए, और यानी कि अप्रोच इसका बॉटम टू टॉप होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा राज्यों की भागीदारिता बढ़ानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदलाव किया गया, और मोदी साहब जब आए तो उन्होंने आते ही 15 अगस्त 2014 को अनाउंसमेंट कर दिया था। और 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन हो गया बंद, और उसकी जगह बन गया नीति आयोग। और पहले इसके वाइस चेयरमैन बने थे वही डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो 16th फाइनेंस कमीशन के क्या है, अभी चेयरपर्सन है। नीति आयोग is the government of India's policy think tank that promotes cooperative federalism and sustainable development through strategic planning। नीति आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण संबंधी एक थिंक टैंक है जो कि सहकारी संघवाद एवं सतत विकास की रणनीतिक योजना के माध्यम से बढ़ावा देता है। तो आप हमारी जो वन टॉपिक वन क्लास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वन टॉपिक वन क्लास के नाम से, उसमें नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन ये सारे टॉपिक अपलोडेड है। तो आप देखना चाहो तो वो भी देखना, ताकि आपको थोड़ी मदद हो जाए
यह भारत में एक थिंक टैंक का काम करता है। इस लाइन को स्टार मार्क लगा लेना कि वो है विच कमीशन इज कंसिडर्ड एज द थिंक टैंक ऑफ द इंडिया, दैट इज दैट टाइम योर आंसर विल बी द नीति आयोग। Economist is Ashok Kumar Lahiri is the present vice chairman of the Niti Aayog, having taken charge in late अप्रैल 2026, यानी कि अप्रैल 2026 में अशोक कुमार लाहिरी जी वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पनगिड़िया जी थे। उपाध्यक्ष क्यों बोल रहा हूँ? तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम। जो भी पीएम होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भाई 2015 से पीएम बदले ही नहीं है, हमारे मोदी साहब ही है। तो आज तक नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? मोदी जी ही रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के भी अध्यक्ष कौन रहा करता है? पीएम ही बनता है। तो प्लानिंग कमीशन के आखिरी अध्यक्ष भी मोदी जी ही रहे हैं। व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग का पूरा नाम भी याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की स्थान पर। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? राज्य भाषा राजभाषा आयोग क्या है? द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। राजभाषा आयोग राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करता है और राष्ट्रपति को आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? The official language commission is constituted by the president under article 344 of the constitution, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। अब हम आ गए हैं यूनिट 3 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एनसीएससी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट is a constitutional body that safeguards the rights and welfare of scheduled कास्ट, यानी कि राष्ट्र नाम से समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं कल्याण की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अंडर विच आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 338 यानी 338 इससे संबंधित है। अगला है, व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि ये भी एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। और इसका संविधान के किस अनुच्छेद से इसका अंतर्गत मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, गठन होता है, यानी कि इन विच अंडर विच आर्टिकल इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 338A, ये अनुच्छेद 338A के अंतर्गत इसका गठन होता है। व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कमीशंस इन इंडिया, यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे स्टेचुटरी बॉडी की बजाय यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही लिखना ज़्यादा सही रहेगा, जो कि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। व्हाट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज स्टेचुटरी बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया में क्या कह रहा हूँ? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मानव अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा और उनके संवर्धन का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, यानी कि एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ वीमेन एंड प्रमोट जेंडर जस्टिस। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए की गई है। देखो दो वर्ड आ रहा है, एक स्टेचुटरी होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, दोनों में अंतर समझो। वो सारे कमीशन या वो सारे इंस्टीट्यूशन जो एक्ट जिनके लिए एक्ट बने हैं उन्हें हम स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं, और वो सारी चीजें जो किस में लिखी हुई हो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो जो ये कमीशन वगैरह हैं, ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, ये इनके लिए एक्ट पास हुए हैं, तो इनको हम स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखो यहाँ पे संवैधानिक वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब कोई ना कोई संविधान में इसके लिए अनुच्छेद बना है, जो कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हितों की या पिछड़े वर्गों के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन यही है कि अंडर विच आर्टिकल इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस प्रोवाइडेड या एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 338 बी, यानी कि एक हो गया 338, एक हो गया 338, 338 ए और 338 बी। इन तीनों को आप अलग अलग से अभी आपने देखा है, इन सबको जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोई दो कार्य लिखो। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन्वेस्टिगेट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड रिकमेंड्स मेजर्स ऑफ द मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन फॉर ह्यूमन राइट्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है और मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आवश्यक सिफारिशें करता है। अब हम आ गए हैं यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 में आपके दो वर्ड है, लोकपाल एंड लोकायुक्त। दोनों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकपाल? लोकपाल क्या है? लोकपाल इज ए स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड टू इंक्वायरी इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एंड एट द यूनियन लेवल। लोकपाल एक सांविधिक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है, जिसकी स्थापना केंद्र स्तर पर लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए की गई है। यानी कि देखो, हम लोकतंत्र में रहते हैं, कल को हम किसी सरकारी कर्मचारी या कोई जो पब्लिक सर्वेंट है यूनियन लेवल पे, वह भ्रष्टाचार कर रहा है और उसके खिलाफ हम क्या करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं। भाई हमारी शिकायत कौन सुनेगा? तो लोकपाल कौन होता है? सेंट्रल लेवल पे होता है, ओम्बुड्समैन भी इसको कहा जाता है। ये सेंट्रल लेवल पे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें सुनता है। वहीं स्टेट लेवल पे कौन होता है? लोकायुक्त होते हैं। जो काम वही करता है जो लोकपाल करता है। लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होते हैं और ये यूनियन लेवल पे होते हैं। ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा। अंडर विच एक्ट वाज द लोकपाल स्टैब्लिश्ड? लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? लोकपाल वाज स्टैब्लिश्ड अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकायुक्त? लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त इज ए स्टैट्यूटरी authority established in states to investigate complaints of corruption against public officials and public servants। लोकायुक्त राज्यों में स्थापित एक सांविधिक संस्था है जो कि लोक अधिकारियों एवं लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करती है। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकपाल। लोकपाल के कोई दो उद्देश्य बताओ। द लोकपाल एम्स टू प्रिवेंट करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। लोकपाल का उद्देश्य लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना है और शासन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द लोकपाल। लोकपाल के कोई दो कार्य लिखो। यानी लोकपाल का नाम ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अन्ना हजारे जी से रिलेटेड है। जब वो धरने प्रदर्शन पे बैठा थे तो लोकपाल की उन्होंने वो की थी, उसी के लिए चला था उनका कि लोकपाल की जरूर नियुक्ति की जाए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो की जा सके शिकायतें। द लोकपाल इन्वेस्टिगेट्स करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एंड रिकमेंड्स अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन दी इट्स फाइंडिंग्स। लोकपाल लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करता है और अपनी जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करता है। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। यानी कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की जा सकती है? द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ए सुप्रीम कोर्ट जज और एन एमिनेंट पर्सन। यानी कि लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति में से की जा सकती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त में अंतर बताओ। लोकपाल फंक्शंस एट द यूनियन लेवल whereas लोकायुक्त फंक्शंस एट द स्टेट लेवल टू इन्वेस्टिगेट करप्शन कंप्लेंट्स।
लोकपाल केंद्र स्तर पर काम करता है, जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करता है। काम दोनों के लगभग एक जैसे ही है। वाई वाज द लोकपाल इंस्टीट्यूशन established इन इंडिया? भारत में लोकपाल संस्था की स्थापना क्यों की गई? लोकपाल was established to combat corruption, strengthen accountability, and provide an independent mechanism for investigating complaints against public officials. लोकपाल की स्थापना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए, उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाने हेतु और लोक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्त कंपल्सरी इन एवरी स्टेट? क्या प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की स्थापना करना जरूरी है? द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 provides for the establishment of lokayukts in states, while the structure and functioning are determined by the respective state laws. लोकपाल एवं लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 है, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान करता है, जबकि उनकी संरचना कैसे होगी, कार्य प्रणाली कैसे होंगी, इससे संबंधित राज्य के कानून, ये सारी चीजें राज्य के कानून द्वारा क्या की जा सकती है, निर्धारित की जाती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त? लोकपाल और लोकायुक्त का क्या महत्व है? लोकपाल एंड लोकायुक्त प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस एंड हेल्प प्रिवेंट करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोकपाल एवं लोकायुक्त शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, दो तीन चीजें आप जरूर याद रखिएगा, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पे, है ना। एक टेबल बना लो, देखो मैं बना सकता था, अब लास्ट में मेरे याद आया है, तो मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है। स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा अपने नोट्स तैयार करता है। किस वे में नोट्स तैयार करता है कि जैसे वो नोट्स को देखे उसकी सारी चीजें उसके सामने क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कैसे? आप इस तरीके से एक टेबल बनाओ, इधर तो लिखो आर्टिकल, इधर लिखो यूनियन लेवल, इधर लिखो स्टेट लेवल और इधर लिख लो अपॉइंटमेंट। ऐसे तो जैसे आपने लिखा, इधर लिख लो पोस्ट या कुछ भी लिख लो। जैसे मान लो आर्टिकल में आपने लिखा 76, यहाँ पे लिखा महान्यायवादी, यहाँ लिखा महाधिवक्ता, यहाँ लिखा राष्ट्रपति राज्यपाल। आगे आप लिखना चाहो तो टेन्योर लिख लो, कितने साल तक ये काम करते हैं। फिर इसके लिए आपने लिख लिया 165 की 165, यहाँ पे आपने लिख लिया लोकपाल, यहाँ लिख लिया आपने लोकायुक्त, है ना। इस तरीके से जो भी स्टेट और यूनियन के साथ चीज़ें चल रही है, आप उनको क्या कर सकते हो, एक जगह लिख सकते हो। जैसे आप इनको एक बार देखोगे आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी और आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाएगी, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है। तो स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाता है, चीज़ें जैसे वो सीखता है उनको अपने अकॉर्डिंग डालने की कोशिश करता है। ये था अपना पार्ट ए। अब हम बात करें पार्ट बी की। पार्ट बी में हमने हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं कि जैसे ये पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट, पावर्स, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य और महत्व का वर्णन करो। तो आपको इनको सारी चीज़ों को इसमें लिखना है। इसी हिसाब से हमने हर यूनिट में आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं और साथ ही में पार्ट सी के क्वेश्चन भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। पार्ट सी में भी हमने हर यूनिट से करीब करीब 2 या 1 क्वेश्चन आपके लिए इसमें रखे हैं। अब आप कमेंट करके ये पूछोगे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो मैं आपको हर क्लास में बता ही रहा हूँ बेटा। पीडीएफ मिलेगी हमारी वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल टैब में, जहाँ पे आप सेमेस्टर 6 में जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकोगे। और दोबारा एक स्मार्ट सर्चिंग का आपको आइडिया बताता हूँ। यूट्यूब पे जब भी आप कोई अपनी क्लास सर्च करो तो उस क्लास के आगे लास्ट में नाम लिख दिया करो करियर एडुनेस्ट। पेपर का नाम लिखा और उसके आगे लिख दिया आपने करियर एडुनेस्ट। तो अगर करियर एडुनेस्ट पे वो क्लास अपलोड होगी तो यूट्यूब आपको खुद टॉप प्रायोरिटी में सर्च करके सबसे आपको ऊपर वही चीज़ रख के दे देगा। तो इससे आप क्लास भी सर्च कर पाओगे, आप इधर उधर भटकोगे भी नहीं, सही क्लास तक आप तुरंत पहुंच भी जाओगे। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जो कि सेमेस्टर 6 का माइनर पेपर था, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट कमीशन इन भारत। और इसका जो एक दूसरा पेपर है उसके क्वेश्चंस भी आप देखना ना भूलिएगा। So keep studying, keep watching, stay connected with your career readiness. Thanks for the watching and all the best for your examination. Have a nice day. Have a great time. Thank you.